हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की हमारी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमए या बीए के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीए में प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हो या फिर वो ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट्स हो। अगर वह सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट का विषय है, यानी इन शॉर्ट में अगर उनके पास में ह्यूमन राइट का विषय है, तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आज हमने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को विषय बनाया है जो ऐसे स्टूडेंट्स को भी लाभ देगा जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी उनको पृच्छसत्ता यानी प्रीटीआरकी पढ़ना है। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। सो गाइस, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो अपने और भी मित्रों के साथ आज का ये सेशन शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो गाइस, आज की अपनी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है आपका पृच्छसत्ता व्यवस्था एक विश्लेषण, ये लेसन नंबर 11 है और ये यूनिट नंबर 3 से लिया गया है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लिखना होता है तो उसका परिचय लिखना होता है। तो इसके परिचय के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई पृच्छसत्ता का अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, A to Z कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पृच्छसत्ता का, तो आप उसका परिचय किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको परिचय में ये लिखना है कि भाई पृच्छसत्ता एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत पुरुष जो होता है वो प्रधान होता है, यानी जो सुप्रीम होता है वो कौन होता है, वो मेल होता है। ये मेल डोमिनेट भी इसको हम समझ सकते हैं कि भाई जो पुरुष है उसका प्रधान होता है, उसका ही वर्चस्व होता है। महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के समान नहीं हो पाती। आपको दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, महिलाओं को पुरुषों के द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक और इसके बाद आर्थिक और राजनीतिक, इन सभी क्षेत्रों में भाई महिलाओं के ऊपर पुरुषों का हमें कहीं ना कहीं वर्चस्व दिखाई अवश्य देता है। सो आप देख सकते हो इस डायग्राम के माध्यम से भी कि भाई जो महिलाएं हैं वो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और साथ ही साथ आप आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी भाई जो पुरुष हैं वो महिलाओं के ऊपर अपना वर्चस्व हमेशा कायम करना चाहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे भाई पृच्छसत्ता की कुछ परिभाषा के बारे में कि भाई पृच्छसत्ता जो है वो कहाँ से पहले शब्द निकला है, इसके बाद फिर इसकी हम परिभाषा के बारे में भी बात करेंगे। तो जो पृच्छसत्ता है इसे अंग्रेजी में हम प्रेटियार्की कहते हैं। ओके गाइज, दूसरी बात, ये जो प्रेटियार्की शब्द है ये लैटिन भाषा के एक प्रेटिआर्क नाम का शब्द से निकला है। ये लिख लेंगे आप, लैटिन भाषा का शब्द प्रेटिआर्क से निकला है, जिसका अर्थ होता है पुरुष प्रधान। ओके, पुरुष ही जो है वो सर्वोच्च है, पुरुष के ऊपर कुछ नहीं है समाज में, सोसाइटी में। तो ये हम किसे कहते हैं, ये हम कहते हैं प्रेटिआर्की को कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम ये बात करेंगे कि भाई प्रेटिआर्की जो है वो किस तरीके से हमारे समाज में लागू करवाया जाता है या हावी करवाया जाता है। तो जो प्रेटिआर्की है वो मुख्य रूप से, यानी जो पृच्छसत्ता है वो मुख्य रूप से दो तरीके से समाज में हावी या लागू करवाया जाता है। सबसे पहला तरीका है वातावरण का निर्माण करना, यानी महिलाओं के ऊपर जो पुरुषों का वर्चस्व है वो किन दो तरीकों से हावी किया जाता है। तो सबसे पहला रीज़न है वातावरण का निर्माण कर। ये डायग्राम आपको बहुत सी बातें शो कर रहा होगा। क्यों शो कर रहा होगा, क्योंकि हमने देखा है हमारे आस पड़ोस में हमने एक संस्कृति के नाम पर एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर रखा है जो सिर्फ महिलाओं को ही फॉलो करना है। अगर प्राचीन काल की मैं बात करूं, अगर पुरुष की मृत्यु हो गई आकस्मिक रूप से तो भाई स्त्री को उसके साथ क्षति होना पड़ता है। जो स्त्री है उसे या फिर विधवा का पूरा जीवन बिताना पड़ता है। स्त्री को पर्दा प्रथा के अंदर रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो ये वातावरण है ये पुरुषों के द्वारा बनाए गए हैं। पुरुषों को ना तो घूंघट करना पड़ता, ना उन्हें कभी क्षति होना पड़ा अपनी पत्नी के लिए, और ना ही उन्हें कुछ दूसरे प्रकार का जीवन भी जीने को मिला। तो ये हम देख सकते हैं ये प्रेटिआर्की को फॉलो करवाने के लिए या पृच्छसत्ता को लागू करवाने का एक तरीका था।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। दूसरा तरीका क्या है जो पेट्रियार्की को फॉलो करवाता है? ये जो सेकंड तरीका है, ये आपने डायग्राम देखा होगा तो आप सोच रहे होंगे सर ने क्या डायग्राम दे दिया। ये डायग्राम बहुत सी बातें अभी आपको बताएगा। देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि जनसंचार के माध्यम से भी हमारे ऊपर पितृसत्ता को लागू किया जा रहा है। अब आप सोचोगे जनसंचार के माध्यम से कैसे? आप दिन भर में बहुत सी मूवीज़ देखते होंगे या फिर बहुत से टीवी सीरियल्स देखते होंगे, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे महिलाओं को लिमिटेड दिखाया जाता है। महिलाएं, उनकी भागीदारी ज़्यादा नहीं होती, वो घर के अंदर रहती है, उन्हें भाई पल्लू में रहना पड़ता है, भाई घर का सारा काम करना पड़ता है, इसके अलावा बच्चों को भाई पालन पोषण करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं जो महिलाओं को करने पड़ते हैं। तो ये सारे काम, ये सारी चीज़ हमें, जो हमारी आज की जो पीढ़ी है जो इसको फॉलो नहीं करना चाहती, उन्हें फिर भी हम देखते हैं कि भाई जनसंचार के माध्यम से वो दिखाया जाता है। बच्चा वो नहीं करना चाहता, बच्चे को फिर भी बचपन से उसी के अनुरूप ढाला जाता है। चाहे वो किसी शो की बात करूं या मैं मूवी के बारे में बात करूं। अच्छा, मूवी भी हम देखते हैं, ज़्यादातर उसके अंदर हमें हीरो ही दिखाई देते हैं। भाई हीरोइन जो होती है वो बेचारी अबला होती है, हमेशा असहाय होती है, हीरो हमेशा उसको बचाता है। ऐसा क्यों? तो ये जनसंचार का माध्यम ही है जो महिलाओं को हमेशा कमज़ोर दिखाता है, महिलाओं को हमेशा असुरक्षित दिखाता है। कभी हमने महिलाओं को सुरक्षित या फिर उस तरीके से हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करी। अब देखो, अब थोड़ा सा और भी बात आप लोगों को मैं बताता हूँ। थोड़ा मैंने आज आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसी तरीके से लगातार बेस्ट वीडियोज़ आप पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ेंगे और अपने और भी मित्रों को हमारे चैनल के बारे में बताएंगे, उन्हें भी हमारे चैनल तक खींच के लेकर आएंगे और उन्हें बोलेंगे नहीं भाई तेरे को पढ़ना है तो फिर पढ़, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। क्योंकि ओके गाइस, तो आज हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम बात कर रहे थे कि भाई अब तक की भाई दो रीज़न हमने बात करे कि जो महिलाओं और पुरुषों को क्या नहीं करते, वो महिलाओं और पुरुषों के बीच में कभी समानता नहीं आने देते। अब देखो, अब समानता ना आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? पुरुष ने पूरे समाज पर अपना कंट्रोल कर रखा है। उसका क्या रीज़न है? सबसे बड़ा है लिंग का रीज़न। क्योंकि हमने महिलाओं और पुरुषों को लिंग के आधार पर बांट रखा है कि भाई फीमेल्स अलग होती है, जो मेल्स होता है वो थोड़ा अलग होता है, वो डिफरेंट होता है। और तो और उनके इस जेंडर के आधार पे ही महिलाओं को पुरुषों को अलग अलग माना जाता है और अलग अलग मानने के साथ ही महिलाओं के जो अधिकार है अगर आप देखेंगे उनको सीमित कर दिए हैं। कैसे महिलाओं को सीमित कर दिया है? भाई उन्हें घरों में रहना है, बच्चों का लालन पालन करना है। तो ये कुछ बात से हैं, ये आप मेजरली अपने आए दिन जीवन में देखते ही हो। तो महिलाओं को उनके अधिकारों से एक तरीके से देखेंगे आप वंचित कर रखा है, महिलाओं के अधिकार सीमित कर रखे हैं। और भाई पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा कमज़ोर भी समझा जाता है। उनसे अभी पहले के टाइम पे आप देखोगे तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, पहले के टाइम आप देखोगे तो महिलाओं को भाई मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। तो बहुत से ऐसे, आज भी ऐसा है भाई मुस्लिम धर्म के अंदर जो ऐसी स्त्रियां होती हैं जो थोड़ी सी वयस्क हो जाती हैं तो भाई उन्हें फिर मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती। तो हम सब ये सब चीज़ क्या देख रहे हैं भाई? एक पूरा तबका, एक ऐसा वर्ग जो हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड का हाफ पॉपुलेशन है, लेकिन हम उस पर क्या करते हैं? हम उन पे आज भी प्रेशर बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आज? लेकिन जो बहुत सी ऐसी प्रगतिशील महिलाएं जो लगातार विकास कर रही है, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो तो लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, तो ये पितृसत्ता की कड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज भी लोग क्या है, महिलाओं को और पुरुषों को इक्वल यानी बराबर नहीं समझते, वो इन्हें अनइक्वल समझते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़े से हम ये बात करेंगे कि भाई नारीवाद के कुछ दृष्टिकोण है, नारीवाद के कुछ दृष्टिकोण है। अब क्या क्या दृष्टिकोण ऐसे हैं जो नारीवाद के हैं, पुरुष प्रधान के हैं? पुरुष ने ऐसा क्यों करने की कोशिश करी? अब इसके हम बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके सारे दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम उतने ही चर्चा करेंगे जितना आपको एग्जाम में लिखना है और जितना आपके लिए सफिशिएंट है। आई होप आपको समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट आपको ये समझना है उदारवाद, नारीवाद, यानी जो लिबरलिज्म की जो सोच है वो फेमिनिज्म को लेकर क्या है, यानी फेमिनिज्म के बारे में वो क्या सोच रखती है। उदारवाद, आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी है तो आपको पता होगा 1950 के दशक में जो लिबरलिज्म है ये काफ़ी ज़्यादा एक आगे बढ़ के ये निकल के आया था 1950 से 1970 के बीच में ये विचारधारा। तो इस विचारधारा ने किस प्रकार से एक तरीके से आप पितृसत्ता को बताने के प्रयास किया है, आप इसको समझेंगे कि भाई उदारवाद कहता है कि भाई जो भगवान ने या फिर ईश्वर ने स्त्री हो या पुरुष
उन सबको एक समान बनाया है। एक समान बनाने का मतलब क्या है कि भाई वो भी रंग रूप में देख सकते हो आप भाई, या फिर आप देख सकते हो उनकी जो स्थिति है और अपनी स्थिति है वो ज़्यादा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। महिलाएं जो हैं, आज भी महिलाओं का शोषण हो रहा है, लेकिन महिलाएं और पुरुष जो हैं उन्हें एक समान बनाया है। महिलाओं का जो ब्लड है वो एक जैसा है, वो एक परिवार में जन्म लेते हैं, वो वही तरीका होता है, उनका भी जन्म लेने का वही तरीका होता है, उन बॉयज़ का भी जन्म लेने का। लेकिन बट फिर भी पुरुषों ने समाज में अपना समाजीकरण करके उनका लगातार शोषण किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अब आपको इसका ध्यान रखना है, उदारवाद नारीवाद का यह विचार था कि सभी मनुष्य ईश्वर के द्वारा समान बनाए गए हैं तथा सभी के अधिकार समान हैं, सबके अधिकार भी समान हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है भाई। पुरुषों ने एक तरीके से समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है जिसकी वजह से हमें वो देखने को नहीं मिलता, और जो पुरुष हैं वो महिलाओं के ऊपर, चाहे वो परंपरा की बात कर लें या फिर उनकी मानसिकता की बात कर लें, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें थोपने लगते हैं और महिलाओं के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हमें देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद दूसरी एक तरीके से विचारधारा हम बात करेंगे जो फेमिनिज्म के ऊपर ही है, ये एक तरीके से नारीवाद के ऊपर है, पेट्रियार्की के ऊपर है। तो ये क्या कहती है, ये रेडिकलवाद वाली है। रेडिकलवाद वाली क्या है, ये इनका कहना है कि भाई समाज में हमारी कुछ संरचना बना रखी है, हमारे समाज में कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स ऐसे बना रखे हैं और इन स्ट्रक्चर्स के कारण ही जो पुरुष है उन्होंने महिलाओं को अपने अधीन में बना रखा है। अब जैसे देख रहे हो आप, ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में यह गाँव का एक चित्र है। इसके अंदर सभी पुरुष बैठे हुए हैं और ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ऊपर कुछ लोग जो बैठे हुए हैं वो कुछ विशेष वर्ग से हैं। यहाँ पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन आपको नहीं दिख रहा, तो मतलब क्या है, पहले से ही संरचना ऐसी बनाई गई है कि भाई महिलाओं को उसके अंदर पार्टिसिपेशन ही नहीं करने देते थे। इस वजह से महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से शोषण होता है। इसके बाद फिर मार्क्सवाद के बारे में आ जाता है। तो भाई मार्क्सवाद भी क्या कहता है, मार्क्सवाद भी कहता है, थोड़ा सा हमें बताता है ये कि भाई पितृसत्ता ये कैसे है। भाई मार्क्सवाद ने उदारवाद के बारे में थोड़ा बहुत व्याख्या किया है, पूंजीवाद के बारे में व्याख्या किया है, सॉरी। तो पूंजीवाद के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ऐसा देश, ऐसे जगह जहाँ पर पूंजीवाद होता है वहाँ पर पितृसत्ता और ज़्यादा बुरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई महिलाएं जो हैं और पुरुष हैं, उनके जो काम है वो निर्धारण है। महिलाओं को घरों में भी काम करना पड़ता है, घरों के बाहर भी काम करना पड़ता है, महिलाओं को घर का खाना भी बनाना पड़ता है, बच्चों का लालन पालन भी करना पड़ता है। और अगर महिलाएं अगर थोड़े अच्छे पैसे अगर उनके हस्बैंड नहीं कमा पाते हैं तो उन्हें बाहर इस तरीके से छोटे मोटे काम करके, फैक्ट्रियों में काम करके उन्हें अपने बच्चों का लालन पालन करना पड़ता है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे समय में हमें देखते हैं, लेकिन फिर भी इन पे कितना प्रेशर होता है। जो इनके हस्बैंड्स होते हैं, कई बार इनके साथ घरेलू मारपीट, हिंसाएं और तरह तरह की इनके साथ समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। तो भाई ये एक मार्क्सवाद जो है वो कहता है जहाँ पर भी पूंजीवाद होता है, जहाँ पर भी प्राइवेट कंपनीज होती है, वहाँ पर महिलाएं काम करने के लिए जाती है और महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। उन उद्योगों में काफ़ी कम वेतन देता है उद्योग वगैरह में, और इसके बाद इनसे अधिक काम करवाया जाता है। कम पैसों में अधिक से अधिक इनसे काम करवाया जाता है। इससे इनका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा शोषण होता है। कई बार भाई इनको एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा लालच देकर इनसे शारीरिक उत्पीड़न या और तरह की समस्याएं भी हमारे सामने निकल कर आती है। अब हम ये बात करेंगे कि जो पितृसत्ता है, पितृसत्ता को हमारे समाज में हावी कौन कौन से कारण हैं जो होने देते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कारण है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। देखो दोस्तों, ये एक डायग्राम है, ये एक महिला की फ़ोटो है जो एक करवा चौथ का व्रत कर रही है। पहले आप इस डायग्राम को समझें ताकि आपको समझ में आए। हमारे समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक कारण की वजह से भाई समाज में पितृसत्ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि समाज में जो सारे फास्ट हैं ये महिलाएं रखते हैं अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, भाई लंबी उम्र के लिए। पति हस्बैंड तो ज़्यादातर परंपराओं से हमें दिखे नहीं। महिलाएं जो है भाई उसे शादी के बाद, महिलाओं को अगर आप देखेंगे, अगर महिलाओं को तो शादी के बाद महिलाओं को अपना परिवार छोड़कर ससुराल में जाना पड़ता है, वहाँ पर उसे घूंघट में रहना पड़ता है। घर के बाहर एक बहू है, वो एक उसकी स्वतंत्रता जो है वो उसकी पूरी स्वतंत्रता छिन जाती है। तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हम कह देते हैं, ये कहते हुए कि भाई ये सदियों से ऐसा हुआ ही नहीं है तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते। चाहे वो हम मंदिर में प्रवेश करने की बात करें, चाहे हम मस्जिद में प्रवेश करने की बात करें, चाहे हम महिलाओं को देर रात तक
हम घूमने की बात करें, तो इस तरीके से हम क्या समझ पाते हैं, हम हमारे सामने बात आती है कि भाई हमारे समाज में प्रेतसत्ता को लागू करवाने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। ये कारण जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं के अंदर ही मौजूद थे, इनके कारण महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए। महिलाओं को कभी स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है कि वो आगे बढ़ सकें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक कारण। देखो, आर्थिक कारण भी है महिलाओं का शोषण होने का। एक रीज़न ये है कि भाई समाज में पुरुषों का वर्चस्व है, और पुरुषों का वर्चस्व होने के बाद मैंने बताया जो लोग गरीब होते हैं, जैसे कि इस चित्र में आपको एक पॉवर्टी की बहुत बड़ी फ़ोटो दिख रही होगी कि जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है, अपने पकाने के लिए अच्छे खाना पकाने के लिए गैस वगैरह तक नहीं है। लेकिन ऐसे भी हमारे समाज में आज भी, हमारे देश के अंदर लाखों लोग ऐसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हज़ारों लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन इनके पास पैसा ना होने के कारण क्या होता है, अब इन्हें छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, और छोटे मोटे काम करने के नाते भाई इनका शारीरिक शोषण होता है। इन्हें इसके अलावा भाई इन्हें कम वेतन दिया जाता है, वेतन भी कम दिया जाता है। इनके अलावा ये अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते। इसके अलावा महिलाओं को अगर आप देखेंगे, समाज में प्रीतसत्ता है, जो स्त्रियां हैं, कई बारी उन जो लड़कियों की शिक्षा तो नहीं होती, और साथ ही साथ उसे कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है कि भाई चलो अब आगे चल के अब हमें अपने बच्चों, अपने बेटों के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत तरीके की ऐसी समस्याएं हमारे सामने निकल कर आती है। इसके बाद अगला रीज़न है हमारा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रीज़न है जो प्रेतसत्ता को लागू करवाता है। अब ये फ़ोटो आप देख पा रहे हो, इस फोटो के अंदर ये काफ़ी सारी गर्ल्स दिखाई दे रही हैं आपको, जो पॉलिटिकली अब स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन पहले के टाइम पे अगर आप देखोगे एक डायग्राम, जो अगर आपको मैं पंचायत का दिखाता हूँ, तो पंचायत में आपको क्या दिखेगा, पुरुष ही पुरुष, सारे के सारे वहाँ पर आपको सरपंच बने हुए दिखेंगे। पहले की बात है ये, प्राचीन काल की, ठीक है, पहले आप इसको समझेंगे। प्राचीन काल में तो भाई सारे पुरुष ही थे, वो मुखिया, सरपंच, या फिर जो 5 लोग चुने आते हैं वो लोग भाई पुरुष ही होते हैं। समाज में ज़्यादातर स्त्रियां वहाँ पर अब्सेंट रहती है, पंचायत में आती नहीं। अगर उनका कोई मुद्दा होता है, पारिवारिक बात हो, तो वहाँ पर उन्हें पहुँचना पड़ता है, अन्यथा वहाँ पर उन्हें आने की भी अनुमति नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, आगे चल के 73वां और 74वां अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ। ये भी आपके ह्यूमन राइट्स में इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो दूंगा आप लोगों को। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। महिलाओं को पंचायत के अंदर भाई पहले तो 33%, फिर अब आगे चलकर अब ये 50% भाई इन्हें आरक्षण मिल चुका है। तो इस आरक्षण के बाद क्या हुआ है, अब महिलाएं जो है इन पंचायत के या फिर नगर पालिका के चुनाव में अब जब खड़ी हो सकती हैं ये महिलाएं, तो भाई अब इन महिलाओं को अगर आप देखेंगे जब चुनाव में खड़ी होती है तो भाई इनका कोई वजूद ही नहीं होता। गांव में जब इनका इलेक्शन होता है एक तरीके से, तो आप देखेंगे भाई इनको कोई जानता नहीं, फलाने की बहू या फिर उसकी बेटी, उनके साथ में उनके पिता या फिर उनके पति या फिर उनके भाई या उनके घर के जो भी ज्येष्ठ पुरुष है जिन्हें समाज में ज़्यादातर लोग जानते हैं, अगर उनको चुनाव में अगर उनका बैनर बना है ये, अगर इस तरफ इनकी फ़ोटो है कि भाई ये कैंडिडेट खड़ी हुई है, तो इस तरफ उनके हस्बैंड जी की भी फ़ोटो ज़रूर होती है। अगर आप गांव जाएंगे अपने ऐसे इलाकों में तो आपको पता चलेगा। तो पॉलिटिकली भी भाई जो महिलाएं वो स्ट्रांग नहीं हो पा रही। आज भी महिलाएं देखो संसद के अंदर, हमारे संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर महिलाओं को लोकसभा के अंदर 33% तक आरक्षण नहीं है। देश के अंदर अगर हम मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो भाई मिनिस्टर में भी महिलाओं की अगर आप संख्या है वो उंगलियों पे गिन सकते हैं अपनी, कि भाई कितने मिनिस्टर हैं जो फीमेल हैं। लेकिन आज शिक्षा के स्तर से इनका विकास हो रहा है, ये आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसका निष्कर्ष लिखना है। वैसे आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, पहले आपको मैं बता दूं तो आज आप पहले इसको निष्कर्ष लिखना। अगर आपको लगता है कि भाई कुछ पॉइंट्स कम है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर पॉइंट्स कम थे, फिर मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर इस पॉइंट्स को फिर आप आगे कंटिन्यू कर लेना। वैसे मेरे को लगता है कि जब आप इन सब चीज़ों का एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी सफिशियंट होगा और काफ़ी अच्छी आप लोगों के लिए बन जाएगा। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि भाई जो प्रेतसत्ता है वो प्राचीन काल से इसकी जड़ें बहुत ही मजबूत देखने को मिली है, लेकिन वर्तमान समय में आज महिलाएं सशक्त हो रही है और महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत होती जा रही है। इसमें हमारे संचार के माध्यम, शिक्षा के विकास और लोगों की मानसिकता में बदलाव आना एक महत्वपूर्ण कारण बना। आशा करता हूं दोस्तों आज की आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आज का ये सेशन आप अपने और भी मित्रों के साथ शेयर करेंगे।
और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे। और आपने अब तक हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम है आर्ट्स पॉइंट क्लासेस, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है। वो हमारे चैनल है, उससे भी आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस की अपडेट मिल रही है। उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जो आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी।